तो हेलो जूनियर्स। यार, आप लोग हेडिंग देख के ही समझ गए होंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कोलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कोलम्स लॉ जो है हम लोग जानते हैं कि ये बहुत फेमस है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में, काफ़ी इसका नाम है। तो यार क्या होता है, जैसे कि इसके बारे में बच्चे बहुत आसानी से इसका फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि यार काफ़ी इसका मेल जोल है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ। जैसे कि अगर आप कंपेयर करो इन दोनों के फॉर्मूले, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप काफ़ी सिमिलरिटी पाओगे। जैसे कि वहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर GM1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे KE Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आप लोग रट लोगे और फिर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, जो कि गलत तरीका है। फॉर्मूला आप रटने से पहले जो एक एक टर्म है जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे के क्या है, Q1 Q2 क्या है, आर स्क्वायर क्या है। तो यार, और पहली बात, ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे इन्होंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी के बराबर क्यों लिखा, क्यों मास का जिक्र इसमें क्यों नहीं इन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे कि उन्होंने टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उन्होंने पता किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो डिपेंड करते हैं Q1 Q2, मतलब चार्जेस जो हैं। देखो, ये फोर्स पता कर रहे हैं तो फोर्स हमेशा एक लगाएगा और दूसरा एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसीलिए दो चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस जो हैं, दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो जिधर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, जिधर इशारा कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, आई होप कि मुझे आप वो लोग वो बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टॉर्सन बैलेंस वाला, कोलम साहब, तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो पॉइंट चार्जेस के लिए डिपेंड करता है Q1 और Q2 पे। जैसे जैसे Q1 Q2 को बढ़ा रहे हो, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, ठीक है। मतलब कि जो चार्जेस हैं उन पॉइंट चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो उन पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो उससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सेपरेशन है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इससे पहले उन्होंने ये लिखने से पहले क्या लिखा होगा कोलम साहब ने, उन्होंने लिखा होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए एक कांस्टेंट आ गया KE। अच्छा, सब हम लोग जान गए Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है। जान गए होंगे ना आप लोग। Q1 यार पहले पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q2 दूसरे पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चार्ज जो है, ठीक है। और R जो है वो सेपरेशन है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की, ठीक है। और KE जो है उसको कहते हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। सॉरी, गलती होगी मुझसे। KE जो है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं, उसको हम लोग कोलम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग को Q1 Q2 की तो वैल्यू दी जाएगी, तब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। R की भी वैल्यू दी जाएगी, लेकिन KE क्या होता है, KE की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है और ये वैल्यू जो होती है इसकी 9 × 10⁹। और ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये मतलब मीडियम जो है यहाँ पे, वो जो चार्जेस है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एयर में, ठीक है। तो उसके लिए KE की वैल्यू जो आई है 9 × 10⁹ होती है। KE की वैल्यू इसके बराबर ही होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, इसको कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अच्छा आपको ये भी जानना जरूरी है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। वो होता है 8 ×
8.85 इंटू 10⁻12 मीटर -2 कूलम 2, ये यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की। लेकिन ये जो वैल्यू दी है ना एप्सिलॉन नॉट और के की, ये वैल्यू फिक्स है केवल एयर में, वैक्यूम में, ठीक है। अगर मीडियम चेंज हुआ तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये तो बता दिया मैंने वैल्यूज क्या है के और एप्सिलॉन नॉट की, ये तो बताया ही नहीं कि क्या होता क्या है के और एप्सिलॉन नॉट। तो बात समझो, अगर ये के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, उसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो ये परमिटिविटी क्या होती है? ये परमिटिविटी जैसे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो वो कितना पोलराइज कर पाएगा उस मीडियम को, वो उसको मेजर करती है। जितना ज्यादा ही पोलराइज करेगा उतना के ई जो होगा कम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट उतना ही बढ़ेगा। मतलब एप्सिलॉन नॉट तो नहीं कह सकते बढ़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक फिक्स्ड परमिटिविटी है। किसकी? एयर की परमिटिविटी है, तो उसका तो फिक्स रहेगा परमिटिविटी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। अब जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे तो वैसे वैसे परमिटिविटी भी चेंज होगी। अगर परमिटिविटी बढ़ेगी दूसरी मीडियम की, अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? जो के है, कूलम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है। अगर घटेगी तो फोर्स घटेगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पोलराइजेशन अफेक्ट किसी दूसरे मीडियम में अगर आप जाओ, एयर के अलावा उसको चेक करना चाहो, तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप, अगर कोई मान लो एक्सटर्नल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उसमें क्या है कि जो पोलराइजेशन हो रहा है मीडियम का, उसकी वजह से, वो मीडियम एयर नहीं कुछ और है, तो उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए जो के होगा वो घट जाएगा, ठीक है। जैसे कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी बताता है, ये चीज़, ये रिलेटिव परमिटिविटी बताता है। ये जो परमिटिविटी है उस मीडियम का अपॉन परमिटिविटी जो है वैक्यूम का, उसका जो रेशियो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी बताता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी का परमिटिविटी जानना है तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। बात समझे आप लोग? अगर अब इसको अगर हम लोग लिखें वहां पे, मतलब यहां से हम लोग जान सकते हैं एफ की वैल्यू एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1/, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था क्योंकि यहाँ पे मीडियम एयर था। अब यहाँ पे मान लो अगर किसी दूसरे मीडियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे केवल, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है कि एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो वो हो जाएगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, इसको और इसको, तो हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो ये एफ ई डैश, मान लो ये जो एफ ई डैश है वो एफ ई का 1/k है, समझ रहे हो? मतलब कि अगर आप लोग को, अगर मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर उसका रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का आप लोग को पता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो वैक्यूम में एक्सपीरियंस करेंगे पॉइंट चार्जेस, उसको बस के से डिवाइड कर दो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वही पॉइंट चार्जेस जब कोई दूसरा मीडियम हो जाएगा जिसकी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के है, ठीक है। तो यार अब भी कुछ और बेसिक चीज़ें बताना और ज़रूरी है, जैसे कि Q1 Q2 है, ये जो फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो केवल उसी पे आप अप्लाई कर सकते हो जो कि पॉइंट चार्ज है, समझ रहे हो? मतलब कि अगर आप ऐसे किसी चार्ज पे
जिसका साइज़ बहुत छोटा नहीं है, मतलब पॉइंट चार्ज नहीं है वो, उस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो कि कूलम साहब ने दिया था कूलम्स लॉ की मदद से। तो ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी। मान लिया कि क्वेश्चन में आता है मेंस वगैरह में, ये कभी कभी पूछते हैं सब कि अगर मान लो 2 टेनिस बॉल है, उन पे चार्जेस ऐसे हैं, तो आप बताओ कि क्या उनके बीच डिस्टेंस इतना है, तो बताओ कितना फोर्स हो एक दूसरे पे वो दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं और उनको मिलता कितना है -1 मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है, टेनिस बॉल है, उनका जो साइज है वो पॉइंट चार्ज तो नहीं हो सकते, तो इसी वजह से ये हम लोग फॉर्मूला भी वहाँ नहीं लगा सकते और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं निकाल सकते। तो यार पॉइंट चार्जेस मानेंगे कब कब हम लोग ये जानेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। तो यार उसको कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका ये जान लो कि अगर आप जो सेपरेशन है 2 चार्जेस के बीच में, उनका जो मैग्नीट्यूड है, वो जो डायमेंशन है चार्ज का उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग बिना सोचे समझे जो चार्जेस हैं उनको पॉइंट चार्जेस मान लो और फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, फिर आप उस पर कॉलम्स लॉ लगा सकते हो, फिर जो आंसर आएगा आपका बिल्कुल सही होगा। और एक बात है कि जो कॉलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसमें क्या है कि वो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। यानी कि अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि मतलब कि जो आप फोर्स लगाते हो इक्वल और अपोजिट फोर्स आप खुद फील करते हो। ठीक है, तो यानी एक चार्ज अगर मतलब एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो वो चार्ज सेम फोर्स दूसरे वाले चार्ज पे भी लगाएगा। ठीक है, और जो इनका लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का, तो इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलॉन्ग ये फोर्स लगाते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि अगर ये चार्जेस हैं दोनों, ये दोनों लाइन, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी बात है, ये बताना मैं भूल गया, सॉरी, कि अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी इस पे फोर्स लगेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा इधर। ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस की, ये जो जितना यहाँ पे लगेगा उतना ही मैग्नीट्यूड और फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी कल के वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय।